हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो टॉपिक छूट गया था डेंसिटी चैप्टर में फ्लोटेशन एंड अपथ्रस्ट, उसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है और 10th और 9th क्लास में तो इसका डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अभी हम लोग इसका थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। एक होता है मास। मास क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी जो हमारे अंदर है वो क्या होता है? मास होता है। और वेट होता है एक टाइप का फोर्स। वेट क्या होता है? फोर्स होता है जो कि कोई भी मास नीचे की तरफ लगाता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसका मास m है, मान लीजिए 100 ग्राम का है, ठीक है। और ये एक फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ जिसको हम बोलेंगे mg। इससे डिनोट करेंगे mg। ठीक, g क्या होता है? g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं g। ठीक है, स्मॉल g से हम डिनोट करते हैं। जैसे आपको पता है फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यही एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी लगाती है, जो ग्रेविटी जो है किसी ऑब्जेक्ट को पुल करती है अपनी तरफ जी एक्सेलरेशन से, तो उसका वेट क्या हो जाता है? mg। ठीक है, उसका वेट हो जाएगा mg। तो ये थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, यहाँ पे g की वैल्यू क्या होती है ऑन अर्थ? g की वैल्यू ऑन अर्थ होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम बात करें, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, तो वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? नीचे की तरफ। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो हम ही किसी के ऊपर खड़े हो गए, तो उसके ऊपर क्या कोई फोर्स लगेगा। ठीक है, वो फोर्स कितना होगा? mg। वो फोर्स कितना होगा? mg। और जैसे 10 और g की वैल्यू 9.8, तो उसके ऊपर जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा वो कितना रहेगा? 98 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इससे आपको मास और वेट में फर्क जो है थोड़ा समझ में आ गया होगा। अच्छा, थोड़ा सा हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम हम लोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। ठीक है, लेट अस से इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। ये कोई क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया? पानी में डाला। ठीक है, पानी में डाला, तो पानी में डालने से क्या होगा बेटा? ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमने यहाँ पानी में डाला। ठीक, तो पानी में डालने से क्या होगा? थोड़ा पानी का लेवल ऊपर आएगा। थोड़ा पानी का लेवल ऊपर है। किसी भी चीज को पानी के अंदर अगर हम डालेंगे तो क्या होगा? उसका पानी का लेवल क्या होगा? ऊपर होगा। ठीक है, मान लीजिए इतना पानी का लेवल ऊपर होगा, ये जो है पानी का लेवल क्या हुआ है? ऊपर हुआ है। तो जितना हमने जिस वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डाला है उतना ही वॉल्यूम क्या होगा? ऊपर होगा। मान लीजिए तो इसका जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जो पानी ऊपर उठा है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पानी क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो हम चलते हैं अपथ्रस्ट की तरफ। ठीक है, व्हाट इज अपथ्रस्ट, व्हाट इज बायएंसी, व्हाट इज बायएंट फोर्स, इन सब के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी फ्लूइड है, इसके अंदर कंटेनर के अंदर कोई भी फ्लूइड है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने इस फ्लूइड के अंदर हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया? डिप किया। किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया? हमने डिप किया। तो इसका कोई वेट होगा, ये ऑब्जेक्ट का कोई क्या होगा? वेट होगा। मान लीजिए W1। क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा W1 होगा। और जब इस ऑब्जेक्ट को हमने पानी में ड्रॉप किया, ठीक है, अंदर डाला, तो पानी क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। क्या करेगा? ऊपर की तरफ एक फोर्स एग्जर्ट करेगा और उसको मान लीजिए W। ठीक है, वो क्या हो गया? W2 हो गया। तो वेट जो ऑब्जेक्ट का रियल वेट है वो क्या है? W1, जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपका मास 50 kg है, तो आप जो है 500 न्यूटन, अगर मान लीजिए आपका मास है 50 kg, नहीं मान लीजिए 10 kg, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट मास 10 kg है, ठीक है, और वो पानी के अंदर उसको क्या कर दिया? हमने डिप कर दिया। ठीक है, तो वो
उसका जो वेट होगा, वेट क्या होगा उसका 10 इंटू 9.8, मतलब 98 न्यूटन उसका क्या होगा वेट होगा, और 98 न्यूटन का फोर्स जो है नीचे की तरफ एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ कितना वेट फोर्स एग्जर्ट हो रहा है 98 न्यूटन। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम फ्लूइड में डालते हैं उसे, तो उसको उस पर क्या होता है एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल को हमने क्या किया पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया तो क्या होगा बेटा, फुटबॉल एकदम से ऊपर आ जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पानी ने एक ऊपर की तरफ इन अपर डायरेक्शन एक फोर्स लगाया है। ठीक है, जो कि इसके रियल वेट से ज्यादा था, एक फोर्स लगाया है। मान लीजिए फुटबॉल का वेट मान लीजिए 1 kg है। ठीक है, फुटबॉल का वेट 1 kg है, और इस पे जो पानी ने वेट जो है 1 न्यूटन है। ठीक है, फुटबॉल का वेट मान लीजिए 1 न्यूटन है, और पानी ने इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, एग्जांपल है, तो 1 न्यूटन नीचे एक्ट कर रहा है और 2 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो क्या होगा बेटा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा 2 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन, ऊपर की डायरेक्शन में ये कितना हो गया 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन का फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में इस पे एक्ट करेगा, और ये फुटबॉल क्या होगी बेटा, ऊपर आ जाएगी। फुटबॉल क्या होगा, ऊपर आ जाएगी। तो अगर हम अपथ्रस्ट या फिर बायोन्सी की बात करें, तो when an object is fully or partially immersed in a fluid, क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखते हैं, when an object is fully or partially immersed in a fluid, it experiences an upward force by the fluid। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फुली पूरी तरीके से या पार्शियली आधी तरीके से किसी फ्लूइड में इमर्ज किया गया है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड के द्वारा। ठीक, दिस फोर्स इज नोन एज, दिस फोर्स इज नोन एज बायोंट फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो, और ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है फोर्स, तो इसको बोल सकते हो आप अपथ्रस्ट। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो, अपथ्रस्ट बोल सकते हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट फुली या पार्शियली किसी फ्लूइड में इमर्ज्ड है, ठीक है, उसके ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, बायोंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट। और इस फिनोमेना को, दिस phenomena is known as बायोंसी। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, बायोंसी बोलते हैं, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज बायोंसी। क्लियर है बेटा इतनी बात? ठीक है, तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, बायोंसी कहलाता है। अब हम देखेंगे कि बायोंसी के कारण फ्लोटेशन कैसे होता है। ठीक है, फ्लोटेशन कैसे होता है, तो उसके लिए एक हमें प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे हम आर्काइमेडीज। आर्किमिडीज बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग याद करने के लिए आप बोल सकते हो आर्काइमेडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने क्या बोला था, व्हेन ए बॉडी इज फुली और partially immersed in a fluid, comma, it experiences an upward force called upthrust or
buoyant force which is equal to the weight of equal volume of फ्लूइड। ठीक है, इस आर्किमिडीज ने कहा था जब कोई बॉडी फुली या पूरी तरह या हाफ पार्शियली इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड, किसी फ्लूइड में इमर्ज रहेगी तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा जो कि अपथ्रस्ट होगा या फिर बाइंड फोर्स होगा, ये तो आपको पता है। अब वो अपथ्रस्ट या फिर बाइंड फोर्स किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के, किसके इक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड में। जैसे आइए देखते हैं एग्जांपल से, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ये फ्लूइड है, ठीक है, ठीक, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने इमर्ज कर दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, पानी को या फिर फ्लूइड को थोड़ा ऊपर ले जाएगा। ठीक है, हमने इस पानी को बाहर निकाल के रख लिया, ठीक है, ये जो पानी था इसको बाहर निकाल के रख लिया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट का मान लीजिए 1 मीटर क्यूब थी वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम क्या थी, 1 मीटर क्यूब थी, तो ये पानी कितना डिस्प्लेस करेगा, 1 मीटर क्यूब ही करेगा। ये पानी कितना डिस्प्लेस करेगा, 1 मीटर क्यूब पानी ही डिस्प्लेस करेगा। अब हम मानते हैं इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो थी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो 5 kg पर मीटर क्यूब थी। कितनी थी, 5 kg पर मीटर क्यूब, या फिर 5000 kg कर लेते हैं। ठीक है, 5000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। लेकिन डेंसिटी इस फ्लूइड की कितनी होती है, डेंसिटी इस फ्लूइड की होती है 1000 kg, मान ली वाटर है, अगर वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका अगर हम वेट निकालना चाहें, इसका अगर हम वेट निकालना चाहें तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से अगर हम मास की बात करें, मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी हो गई, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 1000 के बिना हमें, वॉल्यूम कितना है 1, तो हमारा मास कितना आ गया 1000 kg। जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उस वाटर का जो मास है वो कितना है 1000 kg, और इस वाटर का वेट कितना होगा, वेट मैंने क्या बताया था, वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो मास कितना है इसका, मास है 1000 kg इंटू जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो ये हो जाएगा 9800 न्यूटन का जो फोर्स है वो इसके ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। जो 9800 न्यूटन का जो फोर्स है वो इसके ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। अब हम देखते हैं इसका आखिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट कितना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का वेट निकालने के लिए वही करेंगे, मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5000, वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, तो मास कितना हो गया 5000 kg। ठीक है, अगर हम वेट की बात करें तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा m इंटू जी, ये कितना है 5000 इंटू जी की वैल्यू 9.8, तो 5 8 जा 40, 5 9 जा 40, 49। ठीक है, 0 0 इतने न्यूटन, 49,000 न्यूटन जो है इस ऑब्जेक्ट का वेट है जो कि नीचे की तरफ करेगा एक्ट। कितना करेगा 49,000 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट का वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। थोड़ा इसको न्यूमेरिकली इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि वैल्यूज से ज्यादा अच्छे समझ में आ जाता है ना। अब हम देखते हैं रियल वेट, एपरेंट वेट और ये सब क्या होता है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट जब पानी के बाहर था, ठीक है, जो पानी के बाहर था, इसका जो रियल वेट क्या था वो क्या था mg था।
रियल वेट क्या था, mg था। तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट मतलब द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर इज कॉल्ड इट्स रियल वेट, उसका क्या रियल वेट होगा। तो इसका जो रियल वेट था, ठीक है, रियल वेट कितना था, रियल वेट था इसका 49,000 न्यूटन, ठीक है, 49,000 न्यूटन, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस पे अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, अपथ्रस्ट या फिर बायोंट फोर्स, अपथ्रस्ट या फिर बायोंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लग रहा है, ठीक। तो हम देखेंगे कि हमने अभी कैलकुलेट किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपथ्रस्ट या फिर बायोंट फोर्स कितना लग रहा है बेटा, 9800 न्यूटन, 9800 न्यूटन, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपथ्रस्ट या फिर बायोंट फोर्स लग रहा है 9800 न्यूटन, ठीक। तो रियल वेट कितना है 49,000 न्यूटन, एपरेंट वेट कितना है 9800 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट को जब हमने पानी के अंदर इमर्स किया रखा था तो इसका एपरेंट वेट मतलब पानी के अंदर कितना वेट है या फिर फ्लूइड के अंदर कितना वेट है, तो एपरेंट वेट हो जाएगा इसका 49,000 न्यूटन, ये नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और माइनस 9800 न्यूटन ये ऊपर की तरफ इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। 9800 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 0 0 10 में 8 2 ठीक है, इसको कैलकुलेट करो जरा। तो 10 में 8 2 और 8 18 में 9 गया तो कितना बचेगा 9 39200 न्यूटन, ठीक है। तो इसका जो एपरेंट वेट है वो कितना हो गया 39200 न्यूटन। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, आपका वेट हो गया 100 न्यूटन हो गया, आपका वेट हो गया 100 न्यूटन, ठीक है। वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। आप पानी के अंदर गए, पानी के अंदर आपके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगा, अपथ्रस्ट मान लीजिए 10 न्यूटन का आपके ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट हो जाएगा। रियल वेट आपका 100 न्यूटन और एपरेंट वेट कितना हो जाएगा, एपरेंट वेट हो जाएगा 100 रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट जो कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 90 न्यूटन क्या हो जाएगा आपका एपरेंट वेट। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं फ्लोटेशन की तरफ, ठीक है। ये तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था जो हमने सीख लिया बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, अब चीजें देखो, अब इससे देखो आपको ये भी समझ में आ गया चीजें फ्लोट कैसे होंगी, फ्लोटेशन, ठीक है, फ्लोटेशन। तो फ्लोटेशन का अगर हम प्रिंसिपल देखें, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है कि अगर ये जो रियल वेट जो नीचे ऑब्जेक्ट के रियल वेट है नीचे की तरफ जो लग रहा है, ठीक है, रियल वेट क्या हो गया, मान लीजिए रियल वेट हो गया ऑब्जेक्ट का W1, ये नीचे की तरफ लग रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब इसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लगेगा वो लगेगा W2, ठीक है। अपथ्रस्ट मान लीजिए इस पे लग रहा है W2, रियल वेट है इसका W1, ठीक है। तो जब ये W1 और W2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब जो रियल वेट है और अपथ्रस्ट है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तब जाके ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, पानी की सरफेस पे फ्लोट करेगा, ठीक है। तो अगर इसको हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को लिखना चाहें, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्लोट्स इन अ फ्लूइड ओनली इफ इट्स वेट इज, ठीक है, उसका वेट क्या है, इक्वल हो या फिर लेस देन द इक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो जब अगर ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर डूबा है, मतलब अगर तैरेगा, फ्लोट कब करेगा, जब इसका जो रियल वेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके ऑब्जेक्ट के अपथ्रस्ट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। चलो, तो ये क्या था हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो इसके 3 केसेस आते हैं फ्लोटेशन, ठीक है। कितने केसेस आते हैं, 3 केसेस आते हैं। नंबर 1, अगर हम केस नंबर 1 की बात करें, ठीक है, अगर हम केस नंबर 1 की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट है,
इसका वेट W1 है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। इस पे जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो W2 लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। अगर W1 W2 से बड़ा है, ठीक है, W1 क्या है, W2 से बड़ा है, जो इसका रियल वेट है वो उसके अपथ्रस्ट से बड़ा है, तो क्या होगा बेटा, ये अगर मान लीजिए पानी है, ठीक है, इसके अंदर लोग हैं, ठीक, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ जाके सिंक हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट विल सिंक, ठीक है। नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ कम फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है नीचे ही जाएगा, ठीक है। अब अगर हम केस नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है, केस नंबर अगर हम 2 की बात करते हैं, तो W1 इज लेस देन W2, W1 किससे, W2 से छोटा है, ठीक है। W1 जो है नीचे की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो किससे कम है, ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है उससे कम है। तो इस केस में क्या होगा, अगर W1 लेस देन W2 है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा, क्या करेगा, ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर क्या करेगा बेटा, फ्लोट करेगा, क्लियर है। और अगर हम तीसरा केस देखें, तीसरा केस क्या है, केस नंबर 3, अगर W1 इक्वल टू W2, ठीक है, अगर W1 जो है W2 के बराबर हो गया, मतलब जो रियल वेट है वो किसके बराबर हो गया, अपथ्रस्ट के बराबर हो गया, तो ऑब्जेक्ट जो है सरफेस के नीचे क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्लियर है। इतनी बातें, ये 3 केस हैं जो आपको जो है याद रखने हैं, बिल्कुल इजी केस है। क्या है, अगर W1 बड़ा है W2 से, मतलब जो नीचे फोर्स एक्ट कर रहा है वो बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है सिंक हो जाएगा, ठीक। अगर जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट है वो किससे कम है, अपथ्रस्ट से कम है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे तैरेगा, और अगर दोनों बराबर हैं तो सरफेस के नीचे तैरेगा, क्लियर है इतनी बात। चलो, अगर डेंसिटी की अगर हम बात करें, तो अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से अगर ज्यादा है, मान लीजिए फ्लूइड की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, तो कौन सा केस हो जाएगा, ये वाला, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है बेटा, फ्लूइड की डेंसिटी से कम है, तो ये केस बनेगा, ये क्या करेगा, सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा। और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी के बराबर है तो ये केस बनेगा, ठीक है। ये 3 केस हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोटेशन, ठीक। अब पता चल गया हमें कि कब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कब ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोटेशन, और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि कभी भी आप आइस लेंगे, उसको गिलास में डालेंगे, ठीक है, आइस लेंगे, उसको पानी, एक गिलास में पानी लेंगे, उसमें आइस डालेंगे, तो क्या होता है बेटा, आइस क्या करती है, पानी के ऊपर फ्लोट करती है, आइस पानी के ऊपर फ्लोट करती है, क्यों, क्योंकि आइस की डेंसिटी जो होती है वो पानी की डेंसिटी से कम होती है, क्लियर बात है, ठीक है। तो जैसे जो आइसबर्ग्स होते हैं, आइसबर्ग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, जैसे ये समुंदर है, ठीक, इसको ऊपर क्या करते हैं, ये ऐसे फ्लोट करते हैं, ठीक, जैसे आइस फ्लोट करती है पानी के ऊपर, वैसे आइसबर्ग ऐसे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आइसबर्ग बहुत छोटा सा वो फ्लोट कर रहा हो, मान लो इतना ही हो, ठीक है, और नीचे की तरफ बहुत बड़ा भी हो सकता है आइसबर्ग, ठीक है। तो ये सब आइसबर्ग क्या करते हैं, पानी के अंदर फ्लोट करते हैं, और इसीलिए जो है जहाजों को इनसे बच के चलना पड़ता है, उसमें क्या लगे रहते हैं, सोनार लगे रहते हैं जहाजों के अंदर, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिससे वो जो अल्ट्रा सोनिक वेव्स हैं उससे टकरा के वापस आ जाती हैं, और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पानी के नीचे कोई आइसबर्ग या फिर कोई एनिमी शिप है या नहीं है, ठीक है। वो तो हम साउंड चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इसीलिए जो टाइटैनिक शिप है वो आइसबर्ग क्या था, बहुत बड़ा था, और उससे टकरा के क्या हो गया, वो डूब गया, क्लियर। अच्छा, जो सी वाटर है उसमें जहाज क्या है, बहुत आसानी से तैर लेते हैं, जबकि रिवर वाटर में नहीं तैर पाते। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सी वाटर की जो डेंसिटी है, ठीक है, वो ज्यादा होती है किससे, रिवर वाटर की डेंसिटी से। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट रहता है, बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो रिवर वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है। तो जो शिप्स जो होते हैं वो सी वाटर में आसानी से
फ्लोट कर सकते हैं, जबकि रिवर वाटर में आसानी से नहीं फ्लोट कर सकते। ठीक है, और तीसरा जो एग्जांपल है वो आयरन के शिप्स जो हैं वो क्या करते हैं, उस पे इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है आयरन की 7000 kg पर मीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, फिर भी आयरन के शिप्स उस पे तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, हॉलो स्पेसेस को देते हैं, जिससे वॉल्यूम ज्यादा हो जाए और मास क्या हो जाए, कम हो जाए, और जो ओवरऑल डेंसिटी हो जाए, ठीक है, जो शिप है, शिप की ओवरऑल डेंसिटी हो जाए वो वाटर से कम हो जाए और वो उसके ऊपर फ्लोट करें। तो अब थ्रस्ट ऑफ फ्लोटेशन में बेटा इतना ही था आपके चैप्टर में। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसके आगे जो चैप्टर होगा उसको पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।